हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्बिल में स्वागत करता हूं। आज हम साइंस के बायोलॉजी का मेन चैप्टर ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात करेंगे, मानव मस्तिष्क के बारे में कि मानव मस्तिष्क हमारा कार्य कैसे करता है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सबसे बड़ा पार्ट्स कौन सा है और उससे जिस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछाते हैं सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ह्यूमन जो ब्रेन है इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए देखते हैं इसके बारे में। और अगर अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। देखिए, जब हम मानो ह्यूमन के जो ब्रेन है उसके बारे में बात करते हैं तो ये देखिए किस तरह से कार्य करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, केंद्रीय तंत्र का एक मुख्य भाग होता है। जो नर्वस सिस्टम होता है उसका एक मुख्य भाग होता है। इसका कार्य क्या होता है, ये सीपीयू जैसा काम करता है। जैसे कि आपने कंप्यूटर देखा होगा, कंप्यूटर का जो पूरा ब्रेन होता है सीपीयू होता है। कौन? सीपीयू। तो उसी तरीके से मनुष्य का जो कार्य करने का पूरा निर्धारण जो करता है वो क्या करता है, मस्तिष्क ही करता है। वो भी सीपीयू जैसा ही काम करता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर के सीपीयू जैसा मनुष्य में क्या होता, तो मानो ब्रेन। अब देखिए ये हमारे शरीर की कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम है। देखिए जो भी हमारा शरीर कार्य करता है उसको ये कमांड करता है, मतलब उसको ऑर्डर देता है और उसको कंट्रोल भी करता है किस तरीके से करना है। अर्थात ये सभी अंगों को कमांड देता है और उन्हें कंट्रोल भी करता है। ये सभी अंगों को, जैसे हाथ से हम कुछ कर रहे हैं या फिर हम कुछ भी करते हैं तो उसको यही क्या करता है, मस्तिष्क की कमांड देता है और कंट्रोल भी करता है कि कोई काम गलत ना हो। अगला बात करते हैं, यह स्वैच्छिक और अनैच्छिक गति को नियंत्रित करता है। देखिए स्वैच्छिक गति क्या होती है, स्वैच्छिक क्या होती है, जो अपने स्वेच्छा से होती हैं। अनैच्छिक क्या होती है, बिना इच्छा से। जो खुद की इच्छा से होती है स्वैच्छिक होती है, जो बिना इच्छा के होती है अनैच्छिक होती है। जैसे हम क्या करते हैं कि सांस जैसे होती है, सांस को हम रोक नहीं सकते, थोड़े समय के लिए भले ही रोक दें मगर हमेशा के लिए नहीं रोक सकते हैं कि हम सांस न लें। या फिर हृदय का धड़कना, जैसा कि अगर हृदय को 1 मिनट में 72 बार धड़कना है तो धड़केगा ही। तो इस तरीके की क्रियाएं क्या होती है, अनैच्छिक होती है, उस पर हमारा कोई बस नहीं होता। तो उन पर भी कौन करता है कंट्रोल, हमारा मस्तिष्क ही करता है। अगली बात कर लेते हैं, यह हमारे शरीर के आंतरिक तापमान को भी नियंत्रित करता है। जो आंतरिक तापमान होता है उसको भी ये नियंत्रित करता है, याद रखेंगे। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों को सक्रिय करता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ज़्यादातर देखिए अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो मस्तिष्क में ही स्थित होती हैं, इसलिए वो वहीं से क्या होती है, सक्रिय होती हैं, वहीं से निकलती हैं। अब देखिए जो मस्तिष्क का निर्माण होता है वो कहाँ से होता है, तो मस्तिष्क का निर्माण क्या होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है तभी उसका हो जाता है, माँ के गर्भ में। और एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म एक अवस्था होती है उससे इसका निर्माण होता है। देखो क्वेश्चन कई बार पूछा गया मस्तिष्क के वजन के बारे में। तो वयस्क मानव में कितना वजन होता है, 1300 से 1400 ग्राम या 3 पाउंड के लमसम, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मानव मस्तिष्क वजन कितना होता है, 1300 से 1400 ग्राम। अगर देखिए दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं तो आपको 1400 ग्राम में ही टिक करना होगा। चलिए देखिए, अगर बात कर ले मानव मस्तिष्क का कुल शरीर के वजन का लगभग कितने % होता है। अगर मान लिया शरीर 100 kg की है तो मानव मस्तिष्क कितने किलो का होगा, तो वो 2 किलो का होगा, ठीक। अगर कोई मनुष्य जो है 50 किलो का है तो उसमें मानव मस्तिष्क का वजन कितना होगा, 1 किलो का होगा। तो लगभग ये 2% होता है। अगर बात करते हैं इसकी चौड़ाई और लंबाई की, तो 140 मिलीमीटर चौड़ी और 167 मिलीमीटर ये लंबी होती है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि मानव मस्तिष्क पूरे शरीर का 20% ऑक्सीजन ग्रहण करता है। देखिए जो भी हम श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं तो उसका 20% हिस्सा जो है ऑक्सीजन का मानव मस्तिष्क ग्रहण करता है। याद रखेंगे, मानव मस्तिष्क 20% ऑक्सीजन का यूज करता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए तीनों क्वेश्चन क्या हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने ही रखने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेंगे। पहला क्या है कि मानव मस्तिष्क 20% ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए जो रीजनरेशन होता है, मानव शरीर का वह अंग जिसे अपने आप को पुनर्निर्मित या रीजनरेशन करने की क्षमता सबसे कम होती है, तो मस्तिष्क में सबसे कम क्षमता होती है उसको रीजनरेट करने में। मतलब कि अगर कोई चीज़ उसमें हानि होती है तो उसको पूर्ति करने में सबसे बहुत ही कम क्षमता होती है मस्तिष्क की। जैसे देखते हैं अगर मस्तिष्क में चोट लगती है तो लोग कोमा में चले जाते हैं, ऐसे कुछ होता कि वो उनकी ज़िंदगी दोबारा उठ पाए वरना उठ पाए उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो इसीलिए कहते हैं कि क्या कि सबसे कम जो रिजनरेशन की क्षमता होती है वो मस्तिष्क में होती है। अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि सबसे ज़्यादा किसमें होती है, तो शरीर का वह अंग जिसमें अपने आप को पुनर्निर्मित रिजनरेट करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक किसमें होती है, यकृत में, लीवर में।
देखिए 2 चीज़ें याद रखना है, सबसे कम मस्तिष्क, सबसे ज़्यादा यकृत या लीवर में। अब देखिए अगर हम बात करते हैं मस्तिष्क कैसा दिखता है, तो अखरोट के आकार का दिखता है। अखरोट जैसे आपने देखा होगा उसके आकार का ये मस्तिष्क होता है। तो देखिए मस्तिष्क क्या होता है कि अखरोट के आकार का होता है। और हमने कभी देखा होगा अखरोट के ऊपर जो आवरण होता है, अखरोट के ऊपर आवरण होता है जिसको हम तोड़ते हैं, तो वो वैसा ही मस्तिष्क के भी ऊपर आवरण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, तो देखिए मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाली हड्डी को खोपड़ी कहा जाता है। जैसे कि अखरोट के ऊपर एक जो आवरण होता है उससे सुरक्षित रहता है अंदर का फल, उसी तरह मस्तिष्क को सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर क्या होता है, आवरण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हड्डी कहते हैं। उस हड्डी को क्या बोलते हैं, खोपड़ी या स्कल कहते हैं। ठीक, और कपाल भी, कपाल कहते हैं इसको, क्रीनियम, है ना। तो ये याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। हमारे मस्तिष्क के ऊपर की कवरिंग को, जो ऊपर की कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रेनियल मैनिंग से बोलते हैं। अगला देखते हैं, हमारे मस्तिष्क के ऊपर 3 परतें होती है। देखिए जो मस्तिष्क होती है, जैसे मान लिया कि मस्तिष्क और खोपड़ी जो होती है उसके बीच में 3 परतें पाई जाती हैं। 3 परतें पाई जाती हैं, 3 आवरण होते हैं। देखिए जो डूरामेटर होता है, पहले देखते हैं डूरामेटर, यह होती है खोपड़ी से चिपकी हुई। देखिए जो डूरामेटर होता है वो सबसे ऊपरी भाग की होती है जो कि खोपड़ी से चिपकी हुई होती है। जैसे मान लिया कि ये 3 लेयर हैं, मस्तिष्क, ये रहा मस्तिष्क और ये खोपड़ी है, ये खोपड़ी है, तो इसके बीच में 3 लेयर पाई जाएंगी, 1, 2 और 3 लेयर। तो सबसे जो ऊपर वाली लेयर है वो, उसका नाम क्या है, डूरामेटर। ठीक है, डूरामेटर ये क्या होती है, ये देखिए मस्तिष्क से चिपकी हुई होगी। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ऑर्चेनॉइड, ये क्या होती है, ये बीचों बीच की होती है। और एक होता है पायामेटर, देखिए पायामेटर होगा, पियामेटर नहीं होगा। तो पायामेटर क्या होती है, ये मस्तिष्क से चिपकी होती है। तो जो सबसे लास्ट वाली लेयर होती है जो मस्तिष्क से चिपकी हुई होती है उसको हम कहते हैं पायामेटर। तो ये ध्यान रखेंगे, ये 3 लेयर होती हैं जो क्या होती हैं कि खोपड़ी और मस्तिष्क के बीच में स्थित होती हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए मस्तिष्क में पाए जाने वाले तरल द्रव्य को क्या बोलते हैं, सेरेब्रम स्पिनल फ्लूइड, है ना, CSF बोलते हैं इसको। फुल फॉर्म क्या होता है इसका, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, CSF। देखिए CSF एक फोर्स भी होती है, वो नहीं है, ये अलग है। चलिए अगला देखते हैं, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अब यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फिर से स्टार्ट होते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग होंगे, कौन कौन से होंगे वो हम देखेंगे और उनके कार्य क्या क्या होंगे। तो कौन कौन सा मस्तिष्क होता है, एक अग्र मस्तिष्क होता है, फिर मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब बात करते हैं अग्र मस्तिष्क, तो इसके 3 भाग होंगे, प्रमस्तिष्क जिसको सेरेब्रम बोलते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये 3 भाग होंगे अग्र मस्तिष्क के। और मध्य मस्तिष्क का कोई भाग नहीं होता है, ये सिंगल होता है। बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क के, इसके भी 3 भाग होंगे, कौन कौन से, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला, इसके भी 3 भाग होंगे। अब देखिए हम एक एक भाग के बारे में बात करेंगे। पहले अग्र मस्तिष्क के, जो पहले अग्र मस्तिष्क के बारे में बात करेंगे। अग्र मस्तिष्क का जो प्रमस्तिष्क है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए तो प्रमस्तिष्क क्या होता है, ये सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क अगर पूछते हैं सबसे बड़ा भाग कौन सा है, क्वेश्चन आएगा कि मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, अग्र मस्तिष्क। अगर इनमें भी सबसे बड़ा पूछ लेता तो प्रमस्तिष्क। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सबसे बड़ा भाग है, अगर अग्र मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क दोनों ऑप्शंस में मिलते हैं तो आपको क्या लगाना होगा, अग्र मस्तिष्क, क्योंकि अग्र मस्तिष्क किसमें होता है, प्रमस्तिष्क के अंतर्गत ही होता है। मतलब सॉरी, प्रमस्तिष्क का होता है, अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत होता है, तो अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर अग्र मस्तिष्क नहीं होता तो प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होगा। चलिए अब देखते हैं प्रमस्तिष्क के कार्य क्या क्या होंगे। तो देखिए जो भी बुद्धिमत्ता, हमारी जो बुद्धिमत्ता होती है, इंटेलिजेंट, जो IQ लेवल चेक करते हैं वो किससे होती है, तो प्रमस्तिष्क से ही होती है। और चेतना, जैसे कोई चीज़ करने के लिए हमें चेतना होती है, हम जल्दी से उठते हैं, या कुछ भी होता है, चेतना मतलब जागृत रहना, कितने मतलब कितने हम क्या हैं, देश दुनिया से जुड़े हैं, वो चेतना क्या होती है, वो भी हमारा काम कौन करती है, प्रमस्तिष्क ही करती है। स्मरण शक्ति, जो हमारे याद करने की मेमोरी क्षमता है, वो भी क्या होती है, हमारी सेरेब्रम करती है, मतलब प्रमस्तिष्क का कार्य होता है। चलिए दूसरा जो भाग है, देखिए इसका अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग क्या है, थैलेमस। थैलेमस के बारे में देखते हैं। थैलेमस के कार्य क्या होते हैं, देखिए यह मोटर सिग्नल को संवेदी सिग्नल से जोड़ता है। जैसे कि ये क्या होता है, मोटर सिग्नल को संवेदी सिग्नल से जोड़ता है। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे कि कोई कार्य हम करते हैं, मान लिया हमारे पैर में क्या कांटा चुभ गया, तो कांटा चुभ गया तो ये क्या करेगा कि जो सिग्नल देगा उसको जोड़ेगा, कि मस्तिष्क में सिग्नल भेजेगा कि आपके पैर में कांटा लगा तो आप पैर को हटा लीजिए। तो ऐसी चीज़ें सिग्नल देता है ये, ठीक है। और इसके क्या काम रहे हैं, ये दर्द की अनुभूति करता है। देखिए अगर थैलेमस नहीं होगा तो हमें दर्द का अनुभव नहीं होगा, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जो कांटा लगेगा तो हमें दर्द का अनुभव नहीं होगा, या कोई कांच चुभेगा तो दर्द का अनुभव नहीं होगा।
इसका काम कौन करता है? दर्द का अनुभव का थैलेमस ही करता है। तापमान के संकेत देता है, जैसे कि हम कहीं जाते हैं, हमें अचानक ठंडी लगती है, ठंडे प्रदेश में जाते हैं ठंडी लग जाती है, गर्म प्रदेश में जाते हैं तो गर्मी लग जाती है, वो किसके कारण होता है? तो हमारा थैलेमस के कारण। स्पर्श का अनुभव, देखिए कोई चीज़ हमें जैसे मान लिया कोई हमें टच करता है तो उसका अनुभव कौन देता है? या फिर किसी चीज़ को हम टच करते हैं तो गुड टच कौन सा है, बैड टच कौन सा है, इसका अनुभव भी थैलेमस ही करवाता है। कि कोई हमें स्पर्श कर रहा तो कैसे कर रहा है, तो वो चीज़ हमें क्या कैसे पता चलेगा? थैलेमस के कारण। दबाव की अनुभूति, जो भी हमारे ऊपर प्रेशर होता है उसकी अनुभूति भी कौन करता है? थैलेमस ही करता है। कोई दबाव जैसे पढ़ाई का दबाव हो गया या फिर किसी भी कार्य का दबाव, तो दबाव कौन देता है? थैलेमस के कारण ही हमारे शरीर में हमारे मानसिक दबाव जो होते हैं वो थैलेमस के कारण ही होते हैं। अब तीसरा भाग देखते हैं अग्र मस्तिष्क का, हाइपोथैलेमस। इसके कार्य क्या होते हैं? इसके कार्य क्या होते हैं? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है सब। आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। देखिए ये क्या करता है? आंतरिक तापमान जो होता है उसको नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अगला है खाने तथा पीने की क्षमता को नियंत्रित करता है। देखिए खाने पीने, जैसे हमें क्या होता है, कभी भूख लगती कभी प्यास लगती, तो वो किसके कारण होती है? उसको संकेत कौन देता है कि आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है? तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस जो होता है वही हमें संदेश देता है कि आपको भूख लग गई है, आपको प्यास लगी है। और देखिए जब हम पानी पीते हैं तो एक हमारा लेवल होता है, उतना ही पानी पी सकते हैं। तो देखिए पानी पिया हमने, मान लिया आधा लीटर पानी पिया, उसके बाद हमारा क्या होगा कि हमारी इच्छा तृप्त हो जाएगी, हम उसके बाद नहीं पी सकते। तो वो कौन करता है? नियंत्रित कौन करता है? खाना खाने भी एक लेवल होता है, तो वहाँ तक हम खाना खाते हैं, तो वो सब कौन करता है? हाइपोथैलेमस ही करता है। अगला है सोने और जागने का चक्र। जो सोने और जागने का चक्र होता है वो कौन नियंत्रित करता है? वो भी हाइपोथैलेमस ही करता है। नेक्स्ट है यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। देखिए हमने ये क्वेश्चन पहले बता चुके हैं कि हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है ये पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर। क्योंकि पीयूष ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि, याद रखेंगे। और इसका भी मास्टर कौन है? तो हाइपोथैलेमस, इसीलिए इसको मास्टर का मास्टर या हेड मास्टर भी कहते हैं। तो याद रखेंगे हेड मास्टर किस ग्रंथि को कहते हैं? तो हाइपोथैलेमस। चलिए देखिए अब हमारा अग्र मस्तिष्क कंप्लीट हो गया। अब हम मध्य मस्तिष्क देखेंगे, मिड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क क्या होता है? देखिए इसके बारे में देखते हैं। तो मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को मिला के क्या बनता है? ब्रेन स्टेम। देखिए ब्रेन स्टेम पूछा जा सकता है कि ब्रेन स्टेम किससे मिलकर बनता है? तो मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क दोनों को मिला के क्या होता है? ब्रेन स्टेम बनता है। अब देखिए इसका काम क्या होता है? इसका काम दे लेते हैं। यह ध्वनि और ध्वनि के साथ दृष्टि के बीच संतुलन करता है। देखिए जैसे हम कहीं जा रहे हो, पीछे से आवाज़ आए, कोई हमारा नाम लेके हमको पुकारे, तो हम क्या करेंगे? उसकी तरफ देखेंगे। देखिए एक तो पहले उसकी हमने आवाज़ सुनी, फिर उसकी तरफ देखेंगे। तो ये जो संतुलन बनाता है कि उसकी तरफ देखो ये कौन आवाज़ लगा रहा, तो ये कौन करता है? आपका मध्य मस्तिष्क का कार्य होता है। ये आंखों को नियंत्रित करता है। जैसे हम किसी आंखें इधर उधर घुमाते हैं, चारों तरफ घुमा लेते हैं, वो नियंत्रित कौन करता है? आंखों को नियंत्रित कौन करता है? ये मध्य मस्तिष्क ही करता है। आंखों पे कंट्रोल कौन करता है? आंखें झपकाना, आंखें मारना, सब कौन करता है? ये मध्य मस्तिष्क ही करता है। चलिए अगला लेते हैं पश्चिम मस्तिष्क। इसका लास्ट स्टेप है, लास्ट भाग है पश्चिम मस्तिष्क। इसके 3 भाग हैं, हमने आगे पढ़ा, पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला। देखिए पोन्स का कार्य क्या होता है? सबसे पहले हम पोन्स का देखेंगे। ये क्या करता है? अग्र मस्तिष्क में सेरिबेलम तक रिले सिग्नल की तरह कार्य करता है। देखो जो अग्र मस्तिष्क है और सेरिबेलम, इनके बीच का जो कंट्रोल होता है वो कार्य करता है। ये क्या करता है? इससे इसको कोई चीज़ इसको पहुंचाता है, संकेत देता है, इसकी जो भी इसकी सूचना है यहाँ तक पहुंचाता है। तो ये काम करता है कौन? पोन्स करता है। और इसका दूसरा काम क्या करता है कि मूत्राशय को नियंत्रित करता है। जो हमारे अंदर यूरिन होता है उस पर क्या करता है? नियंत्रण करता है कि कितनी मात्रा में कितना यूरिन बाहर निकलना चाहिए। तो उसके बारे में ये कौन करता है कंट्रोल? यूरिन को, हमारे मूत्राशय को पोन्स करता है। अगला है चेहरे की अभिव्यक्ति को भी नियंत्रित करता है। देखिए जो चेहरे की अभिव्यक्ति होती है उसको भी नियंत्रित करता है। कैसे? कि जब हम खुश होते तो हम क्या करते हैं? हमारा चेहरा खिल जाता है, और जब दुखी होते तो उदास सब हमारा चेहरा हो जाता है। लोग चेहरा देख के भी बता देते हैं कि हाँ ये उदास है या दुखी है या ये खुशी है। ये सब चीज़ें किसके कारण हो पाती हैं? संपन्न की हम किसी भी व्यक्ति के हाव भाव देखकर उसकी हम उसके अंदर चल रहे विचारों समझ सकते हैं। तो ये पोन्स के कारण ही होता है। अगर पोन्स नहीं होगा तो हमारा एक ही जैसा हमेशा शक्ल रहेगी, जैसे कि एक ही जैसा, हम ना हंसी होगी ना खुशी होगी। तो हंसी और खुशी और दुख, सारे गम जो होते हैं उनका जो एक अलग सा सिग्नल होता है जिससे लोगों को पता चल सके, वो पोन्स के कारण ही हो पाता है। चलिए अगला देखते हैं, सेरिबेलम देखते हैं। तो
तो सेरेबेलम क्या होता है, यह मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। देखिए ये दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। पहला कौन सा है, हमने प्रमस्तिष्क पहले पढ़ रखा है। क्वेश्चन आएगा कि दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सेरेबेलम। और पहला कौन सा है, प्रमस्तिष्क, हमने पढ़ा था। ये अग्र मस्तिष्क का भाग है और ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। चलिए इसकी जो मेन कार्य हैं इसके देखते हैं। तो देखिए शरीर की मुद्राओं को नियंत्रित करता है। जैसे कि शरीर की मुद्राएं कौन सी होती हैं, जैसे कि हम देखते हैं क्लासिकल डांस देखते हैं, कथकली यक्षगान। तो उसमें देखते हैं जो कथकली यक्षगान में जो नृत्य होते हैं वो अलग तरीके होते हैं, क्लासिकल होते हैं। तो उनमें जो मुद्राएं होती हैं, एक पैर पे खड़े होना या फिर जिस तरीके से भी होता है, तो उनको नियंत्रित कौन करता है, सेरेबेलम। चलिए अगले कार्य देखते हैं, पेशियों की बनावट का कार्य करना। देखिए जो पेशियों की बनावट होती है उस पर यह कार्य करता है, उसको सही ढंग से सुचारू रूप से तैयार करता है। ये हमारी ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रित करता है। जो हमारी ऐच्छिक पेशियां होती हैं इच्छा वाली, उन पे भी ये नियंत्रित करता है। अगला शरीर का संतुलित करता है। देखो शरीर का जो बैलेंस होता है वो बना करता है। देखिए बैलेंस ये हर चीज़ में क्या करता है, बैलेंस ही बनाएगा। देखिए ये शरीर की मुद्राओं को बैलेंस करेगा, पेशियों की बैलेंस करेगा और ऐच्छिक पेशियों को बैलेंस करेगा और शरीर को संतुलित करेगा, उसको भी बैलेंस करेगा। देखिए ये बेलम से बैलेंस, ये उससे मिलता जुलता शब्द है। तो याद रख लेंगे कि शरीर को बैलेंस करने का काम कौन करता है, तो सेरेबेलम। नेक्स्ट देखते हैं मेडुला। तो मेडुला के बारे में देखते हैं, ये क्या है, अंतिम भाग है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतिम भाग कौन सा, सबसे लास्ट भाग कौन सा है मस्तिष्क का, तो मेडुला है। यह मेरुरज्ज से जुड़ा हुआ होता है। देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, ये कई बार पूछा भी गया। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग, एकमात्र भाग जो मेरुरज्ज से जुड़ा हुआ, कौन सा, मेडुला, और सबसे लास्ट भाग यही है। ठीक, ये कौन से कार्य करता है, ये क्या करता है, श्वसन का कार्य करता है। पहली चीज श्वसन का कार्य, सांस लेना, हृदय से संबंधित सभी क्रियाएं, जो भी हृदय संबंधित क्रियाएं होती है, हृदय का धड़कना, हृदय का पंप करना, रक्त को शुद्ध लेके आना, तो उसमें ये नियंत्रित करता है। और दूसरी चीज क्या है कि जठरीय स्राव को नियंत्रित करता है। जठरीय स्राव को होते हैं जो अमाशय से जो भी स्राव होते हैं, अमाशय से जो भी इंसुलिन स्राव होंगे, जो भी कुछ स्राव होगा उस पर यह नियंत्रित करता है अमाशय से। क्योंकि अमाशय से जो भी स्राव होंगे, किसी भी प्रकार के कोई स्राव हो, अंतःस्राव बहिःस्राव जो भी होते होंगे, उसको क्या करेगा, ये नियंत्रित करेगा। कौन करेगा, मेडुला। चलिए देखिए ये हमारा मस्तिष्क खत्म हो गया है, मगर मस्तिष्क से पहले हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, तंत्रिका तंत्र क्या है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का कार्य क्या होता है, ये आपके द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जो भी हम कार्य करते हैं उनको क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। हम कुछ भी कार्य करेंगे सबको क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, तो तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है, न्यूरॉन होती है। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है, याद रखेंगे। चलिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल।